गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। ये तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर अभिमान करता है, जो कि बेकार है। इसलिए शरीर पर घमंड करने की बजाय सत्य को स्वीकार करें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का आज करेंगे उद्घाटन। 907 लड़कियों सहित देश भर से 2274 कैडेट शिविर में लेंगे भाग। 25 मित्र देशों के कैडेट और अधिकारी भी होंगे शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कार्यशाला का उद्घाटन। पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधियों के लिए है कार्यशाला। राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान ने किया है आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया जम्मू के कठुआ में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन। बोले, विकास के ऊपर नहीं होनी चाहिए राजनीति। इस सरकार के रहते संभव हुआ आर्टिकल 370 का रद्द होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 7 जनवरी को जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में लेंगे भाग। पुलिस व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के व्यापक विषयों पर होगा विचार विमर्श। नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के रोड मैप पर भी होगी चर्चा। और भारत ने दूसरे और आखिरी टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से दी मात। 2 मैचों की श्रृंखला 1-1 से रही बराबर। जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में झटके 6 विकेट। क्रिकेट के इतिहास का अब तक का सबसे छोटा टेस्ट मैच। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का उद्घाटन करेंगे। 1 महीने तक चलने वाले शिविर में 907 लड़कियों सहित देश भर से 2274 कैडेट भाग लेंगे। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 25 मित्र देशों के कैडेट और अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। वहीं 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ इस शिविर का समापन होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जम्मू के कठुआ में इमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेंड इन नॉर्थ इंडिया बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने 5 मापदंडों या पंचतंत्रों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए शांति, कानून की समानता, शासन में पारदर्शिता, योग्यता का समर्थन करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र और महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है। ये सभी आज भारत में जमीनी हकीकत हैं। मैं आपको खास तौर से बताना चाहता हूं कि किसी भी देश की ग्रोथ के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। उनको आप पंचतंत्र कह सकते हैं। एंड दीज आर नेसेसरी, क्विंटेसेंशियल, फंडामेंटल टू ग्रोथ सिनेरियो। इनके बिना विकास संभव नहीं है। और कितनी खुशी की बात है कि आज के दिन वर्तमान भारत में वो 5 चीजें स्थापित हैं। पहला, पीस, हार्मनी एंड स्टेबिलिटी। देखिए, एक जमाना था, वातावरण क्या था आपके प्रांत में, देख लीजिए। 1989 के समय में लोकसभा का सदस्य था, केंद्र में मंत्री था। कश्मीर की क्या हालत थी। मंत्री के रूप में मैं 90 में कश्मीर आया था। मैंने आंखों से देखा था। और आज के दिन कितना बदलाव आ गया। G20 की जो बैठक यहां पर हुई, जो G20 के प्रतिनिधि यहां पर आए, वो कितनी सुनहरी यादें लेकर यहां से गई। कश्मीर को देखकर वो कितने प्रभावित हुए। टूरिज्म का कितना बढ़ावा यहां पर हो रहा है। लोगों का कितना उत्साह बढ़ रहा है। लोग यहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि शांति है, स्टेबिलिटी है, पब्लिक ऑर्डर है। दूसरा,
कोई भी समाज और देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब कानून के सामने सब एक नहीं हो। कानून के सामने समानता बहुत जरूरी है। कुछ लोग पहले मानते थे कानून हमारा क्या कर लेगा, हम तो कानून से बहुत ऊपर हैं, कानून का शिकंजा हमारे तक कैसे पहुंच सकता है। यहां के हालात भी यही थे। बदलाव देश में भी आया है, जम्मू एंड कश्मीर में भी आया है। आज के दिन ये जमीनी हकीकत है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, हर किसी को कानून के सामने जवाबदेही होना पड़ेगा। तो लोग सोचते थे कानून का शिकंजा हमारे तक नहीं पहुंचेगा, उनके घर पर कानून की दस्तक लग रही है और जनता समझ गई है यदि अगर कानूनी प्रक्रिया जारी की गई है तो रास्ता न्यायिक प्रक्रिया में है, सड़क पर नहीं है। ये दूसरा बड़ा बदलाव है और इसी वजह से मैं कहता हूं इक्वलिटी बिफोर लॉ इज द सेकंड फंडामेंटल ऑफ ग्रोथ। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की प्रगति की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की कामयाबी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। बायोटेक्नोलॉजी holds immense potential to contribute to sustainable development goals. I can assure you, it has enormous potential, and India is the right place where there can be growth of this particular line. All we have to do is to avail the affirmative government policies and make the most of them. Friends, newer disruptive technologies like artificial intelligence, machine learning, and Internet of Things seemingly drawing the future landscape of technology across all sectors. These technologies hold very great promise for the biotech sector. Enormous opportunities will unfold by application of these technologies. In recent years, we have seen a surge in entrepreneurial activities, and that surge has been exponential. This surge has been noticeable. Our entrepreneurs have made a huge mark in various fields, but particularly also in biotech sector, where visionary minds, innovative minds, those who think out of the box are leveraging cutting-edge technologies to address global challenges. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की सामूहिक भूमिका की सराहना की और इन प्रावधानों को लोकतांत्रिक शासन में बाधाएं बताया। हटने के बाद कितना फायदा हुआ है। एक कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन थी जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, सरकारी नीतियों का अधिकार नहीं ले सकते थे। शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, गोरखास तरस रहे थे सालों तक हमें कब न्याय मिलेगा। किसी भी देश के कानून को देख लो, आर्टिकल 35 कैपिटल ए जैसा जघन्य प्रावधान कहीं नहीं हो सकता। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के ऊपर, प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर वो बहुत ही बड़ी खालिक थी। वो खत्म होते ही एक साथ कितने कानूनों का फायदा मिला है, कितने लोगों को राहत मिली है और महिलाओं को मिली है। कितना दर्द होता था, दुख होता था कि महिला ने एक दिगर शादी बाहर कर ली, उसको जायदाद से बेदखल करना पड़ता था, कोई अधिकार नहीं था। वो सब समानता आ गई है। ये बहुत बड़ी बात हुई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 6 जनवरी यानी कि कल हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति हमीरपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जाएंगे। वे विकसित भारत एट 2047 में युवाओं की भूमिका विषय पर छात्रों को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास की पहल एक से श्रेष्ठ के 500वें केंद्र के उद्घाटन अवसर पर भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति बच्चों के साथ एक संवाद सत्र में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 7 जनवरी को जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। 5 से 7 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श करना है। इसके अलावा सम्मेलन में AI, डीप फेक जैसी साइबर चुनौतियों से निपटने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने 2 दिन के लक्षद्वीप दौरे के अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा किया है और आतिथ्य सत्कार के लिए द्वीप में रहने वाले लोगों को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें लक्षद्वीप के लोगों के बीच रहने का अवसर मिला। वो अभी भी इन द्वीपों के स्तंभित करने वाले सौंदर्य और यहाँ के लोगों की शानदार गर्मजोशी से अभिभूत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे अगत्ती, बंगाराम और कवरत्ती में वहाँ के लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला। मैं द्वीप के लोगों को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की हवाई झलकियां समेत कई तस्वीरें साझा की। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। अभी आपने देखी प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा की कुछ बेहतरीन तस्वीरें। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बुल्गारिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल की। बुल्गारिया संसद का प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर है। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बुल्गारिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात उपराष्ट्रपति निवास में सुबह करीब 10 बजे होगी। प्रतिनिधिमंडल पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी एक्सटेंशन में दोपहर 12 बजे पहुंचेगा और करीब 12:20 पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बुल्गारिया संसद के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज संविधान सदन में एक कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। सुबह करीब 11 बजे संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये कार्यशाला पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधियों के लिए है। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान ने किया है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज शाम को करीब 5:50 पर कॉरपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के संबंध में ICSI कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इससे पहले गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के नौताड़ा भोपत गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों का आह्वान किया कि वे केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बने। ऐसा होने पर ही हम 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की सिद्धि कर पाएंगे। 19 तरह की योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ
अभी तक पूर्ण रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा। इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आपके गांव में ये मोदी गारंटी यात्रा गाड़ी आई है। इस 19 योजनाओं का लाभ उन पात्र व्यक्तियों को मिले। इस यात्रा, इस कैंप में सबका रजिस्ट्रेशन भी हो, त्वरित उनकी समस्या का समाधान भी हो और जो योजनाओं से वंचित रह गए हैं उनको उन योजनाओं का लाभ भी मिले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में अभिभाषक परिषद की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। उन्होंने वकीलों से आग्रह किया कि वे न्यायिक अधिकारियों से बेहतर समन्वय बनाकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करें जिसमें सभी के लिए न्याय प्राप्त करना सरल, सहज और सुलभ और सस्ता हो। तर्क करना आपका काम है। आपका पक्ष का वकील आए तो आप अपने पक्ष में तर्क करोगे, दूसरे पक्ष तर्क फिर करोगे। तो एक व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था के बाद भी हम कहीं न कहीं ये प्रयास करते रहे कि जल्दी न्याय कैसे मिल सकता है। इसके लिए भी बार को प्रयास करने की आवश्यकता है और मेरा मानना है हमारी कोशिश होना चाहिए कि कोटा बार के अंदर हमारी पेंडेंसी सबसे कम हो, हमारे पुराने मुकदमों को किस तरह से हम जल्दी निस्तारण कर सकते हैं, ये भी हमारे प्रयास होने चाहिए। अब बात करते हैं भारत नेपाल संबंधों की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों नेपाल की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान भारत नेपाल के बीच बिजली सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुरुवार को विदेश मंत्री ने नेपाल के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। इस दौरान बहुआयामी नेपाल भारत संबंधों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने सदियों पुराने अद्वितीय और बहुआयामी नेपाल भारत संबंधों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा की राजधानी कंपाला में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 27वें सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। 4 से 6 जनवरी तक आयोजित होने वाले सम्मेलन में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के 30 से ज्यादा पीठासीन अधिकारी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और अपने विधानमंडलों की चुनौतियों से निपटने के अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर रहे हैं। सुप्रभात में अब बात करते हैं खेल जगत की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट मैच में हरा दिया है। इसके साथ ही 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक मैच जीतकर बराबरी पर रहीं। केपटाउन में दूसरे दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। भारत ने 31 वर्षों के इतिहास में पहली बार केपटाउन में कोई टेस्ट मैच जीता है। ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा मैच रहा, जब कोई टेस्ट मैच 2 दिन में समाप्त हो गया। भारत ने दूसरी पारी में जीत के लिए 79 रन का लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 55 और दूसरी पारी में 178 रन बनाए, जबकि भारत ने पहली पारी में 153 रन और दूसरी पारी में 80 रन बनाए थे। रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बने। भारत की ओर से इस मैच में मोहम्मद सिराज ने 7 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने कुल 8 विकेट अपने नाम किए। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एल्गर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।
अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 5 जनवरी साल 1971 को क्रिकेट के इतिहास में पहला अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय मैच खेला गया। यह मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड में खेला गया। आज भले ही एक दिवसीय मुकाबला 50-50 ओवर का होता है, लेकिन यह पहला एक दिवसीय मैच 40-40 ओवर का खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 190 रन बनाए थे। जवाब में बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 विकेट शेष रहते 191 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया। 82 रन बनाने वाले इंग्लैंड के जॉन एड्रिच ने वनडे इतिहास में पहला मैन ऑफ द मैच खिताब हासिल किया। 5 जनवरी साल 1880 को क्रांतिकारी बारिंद्र कुमार घोष का जन्म हुआ। घोष भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। उन्हें बारिन घोष के नाम से भी जाना जाता है। वे आध्यात्मवादी अरविंद घोष के छोटे भाई थे। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय बारिंद्र कुमार और स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त को ही जाता है। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। 1909 में हुए अलीपुर बम कांड के लिए बारिंद्र घोष और युगांधर पार्टी के सदस्य उल्लासकर दत्त को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन देशबंधु चित्तरंजन दास के हस्तक्षेप से सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। सुप्रभात में अब बात करते हैं दीव में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के बीच गेम्स की। बीच गेम्स 2024 घोघला समुद्र तट पर आयोजित किए जा रहे हैं। इन खेलों में 20 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1700 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोघला बीच पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया। ये बीच गेम्स 11 जनवरी तक खेले जाएंगे। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन बीच गेम्स के उद्घाटन पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रम की कुछ झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।